हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुस्कान नारगवानी और हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 9 CBSE साइंस सब्जेक्ट। तो हम लोगों ने अभी तक इसका इंट्रो पढ़ा और हमने जाना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में और हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। हमको ये मोटा मोटी पता है कि अगर एक सेल है तो उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। और ये जो जितना भी पोर्शन है इसमें फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म एक मीडियम की तरह एक्ट करता है और इसके अंदर हमारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया। ये सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो इसके अंदर मिलते हैं। अब अगर हमने जो पहले एक्टिविटीज़ की हैं, जैसे कि अनियन बल्ब एक्टिविटी हमने की, या फिर अगर हम सेल देखेंगे अपने चीक का, तो हमको दिखता है कि जो सेल है उसका कुछ पोर्शन जो होता है, यानी कि ये न्यूक्लियस अलग डार्क से स्टेन होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अलावा जो है वो बहुत लाइटली स्टेन जो पार्ट होता है वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म का। ओके, अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसका बेसिकली जो फंक्शन होता है वो होता है कि ये मीडियम प्रोवाइड करता है और इसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि इन सब के अंदर मेम्ब्रेन होती है। जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, होता क्या है, ऑर्गेनेल्स हैं क्या? ऑर्गेनेल्स आर एक्चुअली membrane bound little structures। मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे कि सुनने से पता चल रहा है कि इन सब की खुद की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि सेल के लिए होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसी तरह हर ऑर्गेनेल की अपनी खुद की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। और लिटिल क्यों? क्योंकि अगर एक पूरे के पूरे सेल को देखने के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगता है, तो एक ऑर्गेनेल को प्रॉपर्ली देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। इतने छोटे होते हैं ये, इसलिए दे आर लिटिल स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनेल्स की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इनका जो फंक्शन है वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है। इनका एक पर्टिकुलर सेट फंक्शन होता है कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनेल्स हैं ये इस काम के लिए इनको कह दिया गया है कि ये वाला काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, it is known as a powerhouse of the cell because it is responsible for the energy generation for the cell. Okay? अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में फाइनली। तो सेल ऑर्गेनेल, जैसे कि मैंने आपको बताया दैट दे आर टाइनी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब मेम्ब्रेन बाउंड से इनका सिग्निफिकेंस सब पता चलता है जब हम वायरस के बारे में बात करते हैं। जो वायरस होता है इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये बेसिकली प्रोटीन और इसका जेनेटिक मटेरियल से बना होता है। ये देखा जाए अगर किसी भी सरफेस पे प्रेजेंट है तो ये एक नॉन लिविंग थिंग की तरह ही एक्ट करता है। ये खुद से मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता, पर जैसे ही ये किसी लिविंग थिंग के कांटेक्ट में आता है या फिर उसके बॉडी में एंटर करता है, तब ये एक तरीके से उसे खाना शुरू कर देता है, उसे ख़त्म करना शुरू कर देता है और अपने मैकेनिज्म को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। तो सेल ऑर्गेनेल्स में जब हम बात करते हैं तो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हमें इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब सबसे पहले जिस ऑर्गेनेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत सिमिलर होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से।
ठीक है। ये जो है ये अगर देखा जाए तो ट्यूब की तरह दिखता है कि ऐसे, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है और इससे जुड़ा होगा ये, और ये ऐसे ट्यूब की तरह से यूं के दिखेगा, इस तरह से, इससे से ट्यूब की तरह दिखता है। अब ये दो तरह का होता है। सबसे पहले आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नाम से ही पता चल रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर पे या सरफेस पे कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से ये एक रफ सा टेक्सचर देता होगा। तो ये चीज़ क्या होती है? ये होते हैं राइबोसोम्स। ऐसे ही याद रखना है, R फॉर राइबोसोम्स, R फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब ये राइबोसोम, मैंने कितनी बार बात कर ली कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? टू प्रोड्यूस प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस में बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी जो मेन फंक्शन होगा वो होगा प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, अब आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स या फिर फैट मॉलिक्यूल्स। अब ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को देख के कुछ याद आया? जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंस्टिट्यूशन क्या होता है, कि वो बनी किससे होती है। तो हमने ये पाया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बेसिकली प्रोटीन्स और लिपिड्स से ही बनती है। और ये प्रोटीन और लिपिड्स आते कहाँ से हैं? आज हमें पता चल गया कि ये प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। तो ये प्रोटीन और लिपिड्स से ही हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की वो बनती है, और इसे कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो इससे दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, या क्वेश्चन आ सकता है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में किसका रोल होता है। तो हमें पता है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन थ्रू प्रोटीन्स और लिपिड्स, जो कहाँ से आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और दूसरा क्वेश्चन कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में किसका रोल होता है? वही सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ओके, अब दूसरा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो ये है कि ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये जो है ये न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक इस तरह से कुछ प्रेजेंट होता है, जिससे जो सेल है उसे एक ढांचा मिलता है, उसे एक सपोर्ट स्ट्रक्चर मिलता है, और इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। इसका थर्ड पॉइंट आता है दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स एज वेल। एंजाइम्स हमें पता है आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो अगर ये एंजाइम्स और हार्मोन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है तो वही बात होगी कि जो प्रोटीन्स हैं और जो लिपिड्स हैं यही जो है वो एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह ही एक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, जो हमारी पहली ऑर्गेनेल है जो हम कवर कर रहे हैं। इसमें हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, जो कि हमने पाया कि सिमिलर था विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन इसके टाइप्स, दो तरह के टाइप होते हैं, SER एंड RER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए होता है बिकॉज उसके सरफेस से प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द synthesis of proteins. तो rough endoplasmic reticulum is responsible for the protein production. Now smooth endoplasmic reticulum is responsible for lipid formation और fat molecule synthesis. Okay, इसका second point जो function में आता है वो ये है कि ये membrane biogenesis में help करता है। और membrane biogenesis में help क्यों करता है? Because plasma membrane को बनाने के लिए हमें basically चाहिए होता है प्रोटीन और लिपिड, और प्रोटीन बनाता है RER और लिपिड्स बनाता है SER। करेक्ट। अब आता है फ्रेमवर्क, जो कि इसका सेकंड फंक्शन है। वो क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस से लेकर
जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच में प्रेजेंट होता है और ये जो है सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। प्लस ये एक चैनल की तरह भी यूटिलाइज होता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल जो साइटोप्लाज्म से, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, टू न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म के अलग अलग पार्ट्स में जाता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है डिटॉक्सिफिकेशन, जो करता है SCR। और किस में? वर्टिब्रल एनिमल्स में। इनके जो लंग्स हैं उसमें जो SCR प्रेजेंट होता, लंग्स नहीं सॉरी लिवर में जो लिवर होता है उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन होता है कि वो उसमें से जितने भी पॉइजनस मटेरियल है वो सब को हटा दे, उसे पूरी तरह से डिटॉक्स कर दे। सो दिस वाज अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्गेनेली के बारे में जिसका नाम है गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस की खोज किसने की? किसने बताया पहली बार कि गोल्गी एपरेटस नाम की भी कोई चीज़ है? उनका नाम था कमीलो गोल्गी। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि गोल्गी एपरेटस भी एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल में प्रेजेंट है। अब गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? गोल्गी एपरेटस इज एक्चुअली मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स विच आर एक्चुअली फ्लैटेंड सैक्स। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स और फ्लैटेंड सैक्स जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं इनटू स्टैक्स। स्टैक्स अब आपने देखा होगा कि अगर मैं आपको कहूँ कि खूब सारी प्लेट्स हैं तो आप उनको कैसे अरेंज करोगे? एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके। तो इसी तरह ये जो पैरेलल स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, ये भी ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और ये मिल के बनाते हैं सिस्टर्न्स। तो दिस वाज अबाउट गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब ये जो गोल्गी एपरेटस है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम का पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेल्युलर मेम्ब्रेन सिस्टम। और इसमें क्या क्या आता है? एक तो गोल्गी एपरेटस ही हो गया, दूसरा आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेल्युलर मेम्ब्रेन सिस्टम। ये जो गोल्गी एपरेटस है, अब इसका फंक्शन क्या होता है? जब हम फंक्शन की बात करें तो ये जो गोल्गी एपरेटस है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत पास ही पाया जाता है। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है उसको वो पैक करता है और फिर ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका मेन फंक्शन हो गया पैकेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर अगर हम उसे और एक्सप्लेन करके कहें तो ये पहले करता है स्टोरेज, फिर मॉडिफिकेशन, एंड डिस्पैच। तो ये तीन चीज़ें जो है गोल्गी एपरेटस करता है, इसका मेन फंक्शन होता है। अब कैसे? जैसे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कोई भी चीज़, कोई भी जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन इन्होंने गोल्गी एपरेटस को भेजा, ये हमारा गोल्गी एपरेटस। अब गोल्गी एपरेटस की दो साइड्स होती हैं, एक होती है सिस, एक होती है ट्रांस। तो जो सिस वाली पार्ट होता है, सिस, वो होता है न्यूक्लियस के पास, और जो ट्रांस होता है वो होता है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड। तो अगर ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा गोल्गी एपरेटस है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा सिस और ये वाला पार्ट हो जाएगा ट्रांस। तो अगर न्यूक्लियस ने कोई भी प्रोटीन बनाया तो वो वैक्यूल के फॉर्म में उसे गोल्गी एपरेटस को दे देगा, फिर गोल्गी एपरेटस उसे स्टोर करेगा, उसे मॉडिफाई करेगा और फिर अपने ट्रांस वाली साइड से उसे डिस्पैच कर देगा। तो ये जो है बेसिकली गोल्गी एपरेटस का काम होता है। अब इसका एक और फंक्शन होता है कि ये सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है। सो इट ट्रांसफॉर्म, so it converts simple sugar to complex sugar। और इसका एक और फंक्शन होता है that it helps in the formation, it is basically responsible for the formation of lysosomes। लाइसोसोम इज़ ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ ऑर्गेनेली, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये जो है गोल्गी एपरेटस, यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल की फंक्शनिंग में। इसीलिए गोल्गी एपरेटस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली इन अ सेल। सो इसके बेसिकली क्या क्या फंक्शन हो गए? फर्स्ट कि ये है पैकेज एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द सेल। तो ये क्या करेगा, जो भी चीज़ आ रही है उसे पहले स्टोर करेगा, उसे मॉडिफाई करेगा और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ये बेसिकली पैकिंग फंक्शन होता है इसका, कि जो भी चीज़ को मिलती है उसका पैकेजिंग करता है और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। देन इट कन्वर्ट्स सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर। देन थर्ड इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। सो दीज आर द टू ऑर्गेनेलीज जो आज हमने पढ़ी, जो कि थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस। इसके अलावा हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और एक छोटा सा पार्ट आपका और रहता है जिसको कहते हैं सेल डिवीजन। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके क्लास 9 की बायोलॉजी का, वो भी हम पढ़ेंगे। सो दिस वॉज अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।